नमस्कार, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के पाठ 14 केदारनाथ अग्रवाल। उनकी कविता है चंद्र गहना से लौटती बेर। सबसे पहले हम देखेंगे कवि परिचय। हमारी कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ था। इनकी जो शिक्षा है वो इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। ये पेशे से वकील रहे हैं और उनका तात्कालिक साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया था। इनकी काव्य कृतियाँ हैं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी। इस प्रकार उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इसके अलावा उन्हें पुरस्कार स्वरूप सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रगतिवादी धारा में जन सामान्य के संघर्ष को बताया जाता है। इसमें शोषक और शोषित वर्ग के संघर्ष को बताया जाता है और जनजीवन की झलकियाँ प्रगतिवादी काव्य धारा में हमें देखने को मिलती है, जो कि केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में भी हमें मिलती है। इनमें जन सामान्य के संघर्ष के साथ ही प्रकृति सौंदर्य भी इनकी कविताओं में मुखर हुआ है। उनके यहाँ प्रकृति के यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला है। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन यानी बुंदेलखंड के जीवन के बारे में अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, हमारी इस प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति गहन अनुराग यानी गहन प्यार व्यक्त किया है। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहे हैं और लौटते हुए उनके जो किसान मन है उनको खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। इसका मतलब है कि इन्होंने शहरी जीवन जिया, शहर में ये रहे, किंतु जो साधारण चीज़ों का सौंदर्य है जो हमें गाँवों में ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता है, इन्हें हमेशा आकर्षित करता रहा और इन्होंने उन गाँवों में, उन खेत खलिहानों में असाधारण सौंदर्य को देखा और अपनी कविता में भी उतारा। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। यहाँ बताया है कि हमारी जो संस्कृति है वो किस प्रकार प्राकृतिक परिवेश से जुड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं इनकी कविता चंद्र गहना से लौटती बेर। इस कविता में कवि ने ग्रामीण परिवेश और खेत खलिहान का सुंदर चित्रण किया है। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कह रहे हैं कि मैं चंद्र गहना नाम के गांव को देखकर आया हूँ, जहाँ का दृश्य इतना मनोरम है। वहाँ के खेत की मेड़ पर, मेड़ यानी दो खेतों के बीच का जो स्थान है, उस पर बैठ करके जब मैं देख रहा था चारों तरफ, तो एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने चने के पौधे का बहुत ही जीवंत मानवीकरण किया है और वे बता रहे हैं कि एक बीते के बराबर यह हरा चना यानी इतना छोटा चना जो नाटे कद का है, खेतों में लहरा रहा है और चने के पौधे के ऊपरी हिस्से पर जो गुलाबी रंग के फूल खिल रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे चने ने पगड़ी पहन रखी हो। ऐसा लग रहा है जैसे पगड़ी पहनकर
वह सज धज कर खड़ा हो। पास ही मिलकर उगी है अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। और पास में ही एक अलसी का पौधा भी उगा हुआ है जो बेहद पतला है, और अलसी के पौधे के पतला होने और हवा के झोंके से हिलने के कारण उसकी देह को पतली और कमर को लचीली कहा है। तो ऐसे लचीली कमर वाले अलसी का पौधा है। कवि ने इतना सुंदर इन पंक्तियों में प्रस्तुतिकरण किया है। अलसी के पौधे को एक नायिका का रूप दिया है, और अलसी के पौधे के ऊपरी भाग में जो नीले रंग के फूल खिले हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे अलसी के पौधे अपने हाथों में फूल लेकर नायिका बन करके उसके प्रेम रूपी फूल को जो स्वीकार करेगा वो अपना दिल दे देगी। देखो अगली पंक्तियों में यही है, अलसी के जो फूल हैं वो लेकर ऐसा लग रहा है जैसे नायिका फूल को लेकर खड़ी है और कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, कि जो इस फूल को ले लेगा, वो स्वीकार कर लेगा, वो उसका अपना दिल दे देगी, उसको अपने प्रेम का उस पर न्योछावर कर देगी। आगे की पंक्तियों में देखिए सरसों की बात कही गई है कि किस प्रकार सरसों फूली हुई है। सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। सरसों पर पीले रंग के फूल खिलने से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हल्दी लगाकर दुल्हन का रूप धारण करके जैसे मंडप में बैठ गई हो, ऐसा लग रहा है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, और फागुन मास में जो होली के गीत गाए जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि फागुन जो है, फागुन का महीना होली के गीत गाता हुआ आज आ गया है, और देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। और कवि कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मनोरम दृश्य कि जैसे स्वयंवर हो रहा हो, और प्रकृति के प्रति अनुराग की भावना, प्रेम की भावना जागृत होने लगी है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। और इस प्रकार बहुत ही अच्छा और सौंदर्य से भरा है, लेकिन जो नगर है वो केवल व्यापार का केंद्र मात्र बन गया है, इमारतों का प्रतीक बनकर रह गया है, जबकि ये जो भूमि है वह उस व्यापारिक नगर से दूर इतनी सुंदर और प्रेम से भरी हुई उपजाऊ भूमि यहाँ पर प्रस्तुत है। और पैरों के तले है एक पोखर, पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। वे जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर एक तालाब है, पोखर यानी तालाब, और वहाँ की लहरें भी हिलोरे ले रही है, और बगल में खुले हुए आसमान के नीचे भूरी घास उगी हुई है जो हवा के झोंके से हिल रही है। और इस प्रकार एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता, और वहाँ पर जो तालाब है उसमें छाया स्वरूप, प्रतिबिंब स्वरूप एक खंबा दिखाई दे रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे चांदी की तरह चमचमा रहा है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। जो तालाब के किनारे पर पत्थर पड़े हुए हैं और तालाब की जो लहरें हैं वो पत्थरों को बार बार भिगो रही है, जिससे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि पत्थर ही चुपचाप पानी पी रहे हों। और चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। और पास में ही एक बगुला है जो खड़ा है तालाब में अपने पैरों को डालकर, अपनी टांगों को डाल करके, लेकिन वह ध्यान मुद्रा में खड़ा है। किंतु जैसे ही एक चंचल मछली, मीन यानी मछली, जैसे ही उसको दिखाई देती है और उसकी ये ध्यान निद्रा टूट जाती है
वो त्याग देता है इस ध्यान निद्रा को और चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है और तुरंत फुर्ती से वह अपनी चोंच को जल में डालता है और उस मछली को पकड़कर निगल जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और एक दृश्य और कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है चिड़िया का, कि एक जो चिड़िया है जिसका सिर जो है वो काला है, चतुर चिड़िया है, वह अपने श्वेत पंखों के झपाटे मारकर फौरन जल में जाती है और जल के हृदय में जाकर के एक मछली को अपनी पीली रंग की चोंच में दबाकर दूर उस गगन में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। और जहाँ कवि बैठे हुए हैं वह भूमि थोड़ी ऊंची है बाकी तालाब से, और वहाँ पर रेल की एक पटरी भी जा रही है। वहीं पर बैठ कर के कवि ट्रेन का आने का समय नहीं हुआ है, अभी इंतज़ार कर रहा है कि अभी मैं इंतज़ार ही कर रहा हूँ, ट्रेन का टाइम नहीं है, प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले रहा हूँ, स्वच्छंद हूँ और इसी कारण मुझे अभी इतनी जल्दी नहीं है कहीं भी जाने की। जबकि शहरी इलाकों में ऐसी हरियाली का अभाव ही पाया जाता है। चित्रकूट की अनघड़ चौड़ी कम ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। यहाँ कवि ने चित्रकूट की पहाड़ियाँ जो कि थोड़ी चौड़ी और ऊंची है उसका वर्णन किया है। वो दूर तक फैली हुई है। उन पहाड़ियों की बंजर भूमि पर रीवा के पेड़ कटीले भयानक दिखने वाले पेड़ लगे हुए हैं। कांटेदार और कुरूप यानी कटीले और भयानक दिखने वाले पेड़ यहाँ पर खड़े हुए हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टैटें टैटें। और इसके पश्चात कवि बताते हैं यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में गूंजते हुए तोते और सारस की मीठी आवाज़ के बारे में। कवि कहते हैं कि जब वनस्थली में तोते का स्वर गूंजता है तो वे आनंदित हो जाते हैं और तोते के मीठे रस भरे ध्वनियों का हिस्सा बनने को वे व्याकुल हो जाते हैं। और आगे कहते हैं कि सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो। और इस प्रकार वहाँ पर सारस का स्वर भी टिरटो टिरटो करके गूंजता रहता है। और मेरा मन ऐसा करता है, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। वे कहते हैं कि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं भी पंख फैलाकर सारस के साथ उड़ जाऊं और उन हरे भरे खेत में पहुंच जाऊं जहां सारसों की जोड़ियां रहती है और वे प्रेम के गीत गाते हैं। और वहीं कहीं पर छुप करके मैं इन सारसों की प्रेम की कहानी सुन लूं और कवि को उस प्राकृतिक वातावरण और वहाँ पर प्रकृति के बेहतरीन कृतियों से, वहाँ के वातावरण से, सौंदर्य से इतना लगाव हो गया है कि वो उस स्थान को छोड़कर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ पर कवि अग्रवाल जी ने इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत चित्रण हमारे सामने किया है और मानवीकरण का भी हमारे सामने यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आपको ये कविता कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।